हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत की ट्रेड पॉलिसी है कैसी। तो दोस्तों, भारत जो ट्रेड पॉलिसी फॉलो करता है वो है प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है संरक्षणवाद। ठीक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मतलब जो भारत है, भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है वो प्रोटेक्ट करती है किसे? हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दोस्तों बहुत सिंपल है कि आपको मालूम है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जो टेक्नोलॉजी होता है यूजुअली वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। ठीक। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि जो सपोज़ ये भारत है। ठीक। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, एज्यूम कर लीजिए भारत है ये। ठीक। और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो यहाँ के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो भारत के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं वो उनसे compete नहीं कर पाएंगे, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। तो जिसके कारण भारत क्या करता है? अपनी ट्रेड पॉलिसी में प्रोटेक्शनिस्ट मतलब ट्रेड पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक। तो हम किसी भी ट्रेड पॉलिसी को प्रोटेक्शनिस्ट कब कहा जाता है या किसी भी देश को प्रोटेक्शनिस्ट कब कहा जाता है? व्हेन मतलब द कंट्री दैट टेंड्स टू रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड बाय चार्जिंग एन इम्पोर्ट टैरिफ। मतलब जब इम्पोर्ट टैरिफ चार्ज करके रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इंपोर्ट को, तो इसे हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री है या प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी फॉलो करता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है, मतलब भारत जो ट्रेड पॉलिसी फॉलो करता है उसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और दूसरा इंपोर्ट को रेगुलेट करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भारत चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचे और उनसे से कम चीज़ें खरीदें। मतलब एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करना चाहता है लेकिन इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। ठीक। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। ठीक। उसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो यूजुअली दोस्तों हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ यूजुअली टैक्स से रिलेटेड होता है। ठीक। टैक्स या ड्यूटीज से रिलेटेड होता है। ठीक। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? अदर देन टैक्स या ड्यूटीज। ठीक। चलिए इस बात को हम समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास जो टैरिफ बैरियर है वो क्या है देखते हैं। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ आर टैक्सेस टैक्सेस और ड्यूटीज imposed or on merchandise crossing nations geographical boundaries। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो मर्केंटाइज को हम गुड्स भी बोलते हैं, कमोडिटी भी बोलते हैं। ठीक। लिखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी मुझसे। ओके। तो जो मतलब आपको मालूम है कि सपोज़ ये भारत है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम यहाँ से कुछ इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक। या तो हम सामान बेचते हैं या ख़रीदते हैं। तो जब भी ये
मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, ठीक, मतलब किसी भी देश के बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उस पर कुछ टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक। इन टैक्स को क्या कहा जाता है, इन टैक्स या ड्यूटीज़ को टैरिफ कहा जाता है, ठीक। तो ये यूजुअली होते क्या है, देखिए क्या है, इट इज़ प्राइस्ड बेस्ड पॉलिसी, प्राइस्ड बेस्ड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। इसका क्या मतलब है, सपोज थोड़ा सा हम एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो आईफोन है, ठीक, अराउंड 70,000 भारत में बिकता है ये, ठीक। लेकिन अगर इसकी मैं अमेरिका में वैल्यू बताऊं तो अराउंड $400 है इसकी वैल्यू, अराउंड $400 और $500, ठीक। तो जो अमेरिका में इसकी वैल्यू है वो करीबन करीबन आपका $400 के करीब है। तो 400 को अगर सपोज डॉलर की वैल्यू वैसे 67 रुपये के आसपास है, लेकिन मान लो 70 रुपये, तब भी ये अराउंड 28,000 के करीब मिलना चाहिए था आपको। लेकिन आपको, चलिए 28 भी नहीं मान लीजिए, इसे 35 मान लीजिए, ठीक। लेकिन फिर भी ये अराउंड 70,000 का क्यों मिलता है, इसका बेसिक रीज़न दोस्तों ये टैक्स है, टैरिफ है, ठीक। तो जो टैरिफ चार्ज होता है वो प्राइस्ड बेस्ड पॉलिसी होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे बाहर से चीज़ें भारत में मतलब भेजी जाती है, मतलब हम जिस प्राइस पे इंपोर्ट करते हैं उसमें टैक्स ऐड कर दिया जाता है, ड्यूटीज़ ऐड कर दिया जाता है और उसकी कॉस्ट को यानी उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक। बात समझ में आता होगा आपको। तो टैरिफ बैरियर क्या है, तो टैरिफ बैरियर जो है बेसिकली प्राइस बेस्ड पॉलिसी है, मतलब ये प्राइस को डिक्रीज इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक। जो आपका दोस्तों टैरिफ है, ठीक, टैरिफ यूजुअली 3 टाइप के हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ट्रांजिट ड्यूटी, एक है एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक है इम्पोर्ट ड्यूटी। मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। सपोज दोस्तों हम बात करते हैं एक अमेरिका की बात कर लेते हैं, यूएसए, एक हम भारत की बात कर लेते हैं, ठीक, और एक हम बात कर लेते हैं नेपाल की, ठीक। और आपको मालूम है कि नेपाल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा चाइना भी है, ठीक। अब एक छोटी सी बात देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बदल देता हूँ। एक है यूएसए, एक है भारत और एक है नेपाल, ठीक। देखिए ये बेचता है नेपाल को गुड्स, ठीक। आपको मालूम है दोस्तों जो नेपाल है उसकी कोई कॉस्ट लाइन नहीं है, मतलब उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वो भारत के थ्रू करेगा, ठीक। एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसए। इंपोर्ट कौन कर रहा है, नेपाल। और ये गुड्स मतलब इन ट्रांजिट कहाँ पे है, इन ट्रांजिट है इंडिया में, ठीक। अब यहाँ देखिए, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो टैक्स चार्ज करेगा उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। नेपाल जो इस कमोडिटी पे टैक्स चार्ज करेगा उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और जो भारत टैक्स चार्ज करेगा उसे कहा जाएगा ट्रांजिट ड्यूटी, ट्रांजिट ड्यूटी। मतलब क्या है, देखिए एक्सपोर्ट करने वाला है अमेरिका, इंपोर्ट करने वाला है नेपाल, लेकिन वो गुड्स जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो थ्रू इंडिया जाएगा, ठीक। तो इंडिया भी उस पर कुछ टैक्स चार्ज कर देगा, उस इंडिया जो टैक्स चार्ज करेगा उसे ट्रांजिट ड्यूटी कहेंगे, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉरी, जो ट्रांजिट ड्यूटी है और ट्रांजिट टैक्स है इज अ टैक्स levied on commodity which passes through
कस्टम्स एरिया ऑफ अनदर कंट्री, जो किसी और देश के कस्टम एरिया से पास करता है। जैसे यहाँ पे इंडिया के कस्टम एरिया से गुड्स पास आउट हुआ है, ठीक। आगे देखिए, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये लेवी ऑन प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, मतलब एक कंट्री से, मतलब जिस कंट्री से वो भेजा जाता है उस कंट्री में वो टैक्स चार्ज किया जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाता है। और जो इंपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है वो क्या कर चार्ज करता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है, ठीक। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या मतलब, मतलब बेसिकली यूएसए एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों चार्ज कर रहा है, ऑब्वियस है वो अपनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है, जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है रेवेन्यू जनरेशन, ठीक। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है इसका भी मेन पर्पस रेवेन्यू जनरेशन ही होता है, ठीक। और ऑब्वियस है ट्रांजिट ड्यूटी भी रेवेन्यू पर्पस से ही चार्ज किया जाता है, ठीक। लेकिन जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट इसका एक और मेन पर्पस होता है कि वो प्रोटेक्ट करना, अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उसे प्रोटेक्ट करना। मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उस पर अगर टैक्स इम्पोज कर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो compete कर पाएंगे जो फॉरेनर कंपटीटर्स हैं, ठीक। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी 3 टाइप के होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्पेशल टैरिफ, एक होता है एड वैलोरम, और एक होता है कंपाउंड टैरिफ, ठीक। चलिए देखते हैं ये है क्या। बहुत सिंपल से शब्दों में, जो स्पेशल, जो आपका स्पेशल टैरिफ है इस पे प्राइस डज नॉट मैटर, यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता। और जो एड वैलोरम है ये होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, प्राइस डज मैटर, प्राइस डज मैटर, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो स्पेशल टैरिफ है वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि चीज़ें 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, 1000 रुपए की है। वो यूनिट वाइज, यूजुअली यूनिट पे चार्ज करता है कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक यूनिट पे हम आपसे इतना टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक। चाहे वो उसका प्राइस कम हो चाहे उसका प्राइस ज़्यादा हो। जो एड वैलोरम होता है, जो अकॉर्डिंग टू वैल्यू होता है, ये अकॉर्डिंग टू प्राइस होता है। मतलब प्राइस का एक फिक्स परसेंटेज उनसे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाता है, ठीक। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है वो स्पेशल का और एड वैलोरम का क्या है, मिक्सचर है। मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी चार्ज होता है और अकॉर्डिंग टू यूनिट्स या क्वांटिटी भी चार्ज होता है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग भी एक पर्टिकुलर प्राइस तक, सॉरी एक मतलब इस पे यूनिट वाइज भी टैक्स लगाते हैं हम, और इस पे वैल्यू वाइज भी हम टैक्स लगाते हैं, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ। तो ये था दोस्तों आपके पास टैरिफ, मतलब ये था आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, मतलब टैरिफ बैरियर्स थे। अब कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो टैरिफ बैरियर होता है वो प्राइस के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, ठीक। मतलब टैरिफ बैरियर प्राइस से रिलेटेड बैरियर है। तो कुछ ऐसे भी बैरियर हैं जो नॉन टैरिफ हो, मतलब जो नॉन प्राइस हो। बिल्कुल दोस्तों, जो ये आपके नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं इसे नॉन प्राइस भी कहा जाता है, इन्हें नॉन प्राइस भी कहा जाता है। मतलब ये प्राइस से रिलेटेड नहीं होते लेकिन फिर भी ये इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। जिसमें पहला जो है वो है क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन को हम कोटा भी कहते हैं,
हम इसे कोटा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट आप डिसाइड कर देते हैं, मैक्सिमम लिमिट आप डिसाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये इंपोर्ट कोटा भी होता है, ये इंपोर्ट कोटा भी होता है और एक्सपोर्ट कोटा भी होता है, ठीक। तो एक्सपोर्ट कोटा क्यों कोई कंट्री लगाना चाहता है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा यूनिट? इंपोर्ट कोटा तो समझ में आता है कि ठीक है, हम इससे ज़्यादा यूनिट परचेज़ नहीं कर सकते या बाहर से मंगवा नहीं सकते। बेचना क्यों नहीं? बेचने में तो फ़ायदा है। नहीं, कुछ केसेस में हम एक्सपोर्ट कोटा भी अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमारे देश में चीज़ों की शॉर्टेज हो तो गवर्नमेंट उस पर बाहर बेचने से रोक लगा देती है कि जब हमारे पास पूरा नहीं है तो हम बाहर क्यों बेचें। तो एक्सपोर्ट कोटा भी अप्लाई करती है गवर्नमेंट, लगाती है। इंपोर्ट कोटा क्या है? इंपोर्ट कोटा है जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की जाती है कि हाँ, आप इससे ज़्यादा यूनिट आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, ठीक। अब जो इंपोर्ट कोटा है, तो इंपोर्ट कोटा हमारे पास जो बेसिकली है वो मतलब एक तो होता है यूनिलेटरल, ठीक। अब यूनिलेटरल क्या है? यूनिलेटरल का मतलब एक यूनिलेटरल होता है और एक बाइलेटरल होता है। एक होता है हमारे पास बाइलेटरल। सपोज भारत है और यूएसए, ठीक। भारत बाहर से यूएसए से कुछ इंपोर्ट करता है और उस कितनी यूनिट वो मंगवाएगा, मैक्सिमम कितनी यूनिट मंगवा सकता है या इंपोर्ट कर सकता है, वो भारत खुद ही डिसाइड करता है कि हमें इससे ज़्यादा यूनिट हमें नहीं मंगवाना, खरीदना ही नहीं है। तो इसे यूनिलेटरल कहा जाता है, जब इंपोर्टिंग कंट्री सेल्फ डिसाइड करती है कि हमें कितने यूनिट्स, मतलब कितना मतलब जो कोटा डिसाइड करती है इंपोर्टिंग कंट्री केवल, तो उसे यूनिलेटरल कहा जाता है। लेकिन अगर इससे पूछ के मतलब दोनों के कंसेंट से मैक्सिमम लिमिट या कोटा डिसाइड किया जाए तो इसे बाइलेटरल कहा जाता है। मतलब यूनिलेटरल में डिसीजन लेने वाला केवल एक ही होता है, कौन? इंपोर्टिंग कंट्री। और जो बाइलेटरल होता है इसमें दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं कि कितना कोटा, मतलब कितना खरीदा जाएगा, कितना नहीं। मतलब कंसेंट जो होता है, मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक्सपोर्टिंग कंट्री से हम पूछ लेते हैं। मतलब भारत फाइनल डिसीजन लेने से पहले अगर इससे बात करेगा, इसकी कंसेंट लेगा, इसकी सहमति लेगा, तो इसे बाइलेटरल कहते हैं। और इसकी सहमति नहीं लेगा तो यूनिलेटरल कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कस्टम क्लियरेंस एंड वैल्यूएशन। अगला है आपके पास कस्टम क्लियरेंस, कस्टम सॉरी ये है कस्टम क्लैरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत है, यह कस्टम क्लासिफिकेशन होगा, ये लिखा गलत है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। एंड वैल्यूएशन, ठीक। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जो बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट होता है, ठीक, तो भारत में कस्टम वाले क्या करते हैं, कस्टम वाले उनके नेचर वाइज उसे क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक। जो इंपोर्टेड गुड्स है उसे नेचर वाइज क्लासिफाई कर देते हैं और इसे क्लासिफाई करने के बाद इनकी वैल्यूएशन की जाती है और फिर उन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक। टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो इसे कहा ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर का एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है। इसमें यूजुअली क्या करती है, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है, जिन चीज़ों को हमें बाहर से कम खरीदना है या हम जिसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूएशन करने के बाद उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते हैं। तो क्या होगा, वो हमारे पास कॉस्टली हो जाएगा, तो उनका इम्पोर्ट यहाँ पे कम होगा, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास दोस्तों एक और टर्म आता है, वो है हमारे पास सब्सिडीज़, ठीक।
एक और हमारे पास टर्म आता है, वो है सब्सिडी। तो सब्सिडीज़ क्या है? सब्सिडीज़ दोस्तों आपको मालूम है कि मतलब एक तरह से टैक्स रिबेट कह लो, ठीक, या मतलब किसी भी तरीके से डिस्काउंट, मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स कम चार्ज करती है भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से, ताकि वो compete कर पाएँ विदेशियों से। मतलब क्या है कि जब आप भारत के डोमेस्टिक जो ये हैं आपके कंपटीटर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इन्हें सस्ते रेट पे आप लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर इन्हें आप टैक्स रिबेट देते हैं या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, तो उनका जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट पर यूनिट, वो रिड्यूस होगा। जो कॉस्ट पर यूनिट होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो जब कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगा तो उसके बाद मतलब वो विदेशियों से compete कर पाएंगे, ठीक। तो सब्सिडी भी एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर का काम करता है। मतलब क्या करता है कि जब हमारे घर में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हम बाहर से इंपोर्ट करना कम कर देंगे, ठीक। उस इसके अलावा एक और भी हमारे पास लोकल कंटेंट। तो एक है आपके पास लोकल कंटेंट रेगुलेशन। तो लोकल कंटेंट रेगुलेशन क्या करता है, ये बात हम देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि आप भारत में आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, सपोज़ ये भारत है और आप यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो होते हैं फॉरेनर्स और एक होते हैं भारतीय। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो भारत मतलब ऑन बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा या फिर ऑन बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, मतलब इंडिया होगा। तो अगर ये व्यक्ति चीज़ें प्रोड्यूस करता है भारत में, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भारत का रॉ मटेरियल यूज़ करके आप उसे एक्सपोर्ट कीजिए। बात समझ में आ रहा है? और विदेशियों को कहते हैं कि अगर आप भारत में आके प्रोड्यूस करते हैं तो आप एक्सपोर्ट बाहर कीजिए चीज़ों को। इसका मतलब क्या है? लोकल कंटेंट रेगुलेशन का मतलब है कि जो आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हो उसके जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है, वो भारत के यूज़ होने चाहिए और कुछ हिस्सा आपके प्रोडक्शन का विदेशों में सेल होना चाहिए, ठीक। तो इसे कहा जाता है लोकल कंटेंट रेगुलेशन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास एंटी डंपिंग, सॉरी, टेक्निकल एंड हेल्थ रेगुलेशन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो जापान है, तो जापान में जो भी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है बाहर से, जो भी चीज़ें इंपोर्ट करे उससे पहले सेल्फ टेस्ट करता है और उसके बाद उसे कंज्यूम करता है। मतलब बेशक आपने भारत मतलब चीज़ें भारत से सेल किया और भारत में उसे टेस्ट करके भेजा, लेकिन जापान में जब वो इंपोर्ट करेंगे तो वो भी टेस्ट करेंगे और फिर उसकी मतलब हेल्थ, मतलब जो भी है, देखेंगे कि इसे कंज्यूम करना है या नहीं। इसे कहा जाता है टेक्निकल एंड हेल्थ रेगुलेशन। तो ऐसे भी रेगुलेशन अलग अलग देशों द्वारा अपनाए जाते हैं। उसके बाद एंटी डंपिंग होता है। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी देश, ठीक, सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ, सपोज़ यूएसए की बात कर रहा हूँ, ठीक, और यूएसए आईफोन जो है विदेशों में $400 का बेचता है, ठीक, मतलब अमेरिका में, और भारत में वो केवल $200 का बेच रहा है, मान लो, एज्यूम कर लो। तो इसे एंटी डंपिंग कहा जाता है। मतलब एंटी डंपिंग का मतलब है आपने अपने डोमेस्टिक मार्केट में उस चीज़ को कम रेट, मतलब ज़्यादा रेट पे बेच रहे हो और फॉरेन मार्केट में आके उसे सस्ते में बेच रहे हो। इसका एक ही मोटिव होता है कि आप मार्केट को, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को अपने कब्जे में कर सकें और जो आपके कंपटीटर्स हैं उन्हें बीट कर सकें। एंटी डंपिंग बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो भारत में एंटी डंपिंग रेगुलेशन भी यूज़ किया गया है कि कोई भी इस तरीके से अपनी चीज़ों के प्राइस को डिक्रीज़ ना करे, यानी एंटी डंपिंग ना करे, सॉरी डंप ना करे, प्राइस को डंप ना करे। तो इसलिए क्या किया जाता है, एंटी डंपिंग रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा।
तो ये था आपका क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। होप सो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कोई भी पॉइंट अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उससे सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।